Hello learners, welcome to IAS Marathon. Yes, here we are with a new lesson. So guys, this is the part second of our the revolt of 1857, जिसके अंदर हम द मेजर रिवोल्ट जो 1857 में हुआ था उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. काफ़ी कुछ बताया था मैंने आपको लास्ट लेसन में. जो हमारे कोजेज थे, ठीक है, मैंने आपको इकोनॉमिक कोजेज, पॉलिटिकल कोजेज, सोशल कोजेज, इमीडिएट कोजेज, आउटसाइड इवेंट्स के क्या इम्पैक्ट थे, ठीक है, डिसकंटेंट किस तरीके से सिपोइज में आया, सोशल रिलीजियस कॉन्सेप्ट, ये सब मैंने आपको बता दिए. ठीक है, उसके पहले मैंने आपको बताया था किस तरीके से डिसकंटेंट बढ़ते हुए आ रहा था लोगों के दिल के अंदर हमेशा से, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपसे बात की थी. यस, सो द बिगिनिंग हम देखेंगे आज से इसमें. सो बिगिनिंग क्या थी और इसके बारे में इसके बाद जितने भी इवेंट्स हुए, ठीक है, क्रोनोलॉजिकली देखेंगे हम किस तरीके से सिविलियंस ने इसको ज्वाइन किया, किस तरीके से स्टॉर्म बन के फूटा ये. ठीक है, फिर सेपरेशन भी देखेंगे इसका, और फिर उसके बाद में जितने भी इसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे ये फेल क्यों हुआ है, असली में फेल भी था क्या नहीं था. और फिर उसके बाद कुछ डिबेट्स हैं जो मेजर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट करके लगाई है आपके लिए, तो प्लीज़ ध्यान देना. यस, द बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें सबसे पहली बात हम इसमें ये करते हैं कि स्पार्क क्या आया था. लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था स्पार्क वही है जो मैंने आपको लास्ट लेसन में बताए थे जाते जाते, ठीक है, जो इमीडिएट कोजेज थे. ठीक है, तो आपने अच्छे से करे होंगे उसको, आई होप. यस, है ना, रिवाइज जरूर करा करो इन सब चीज़ को. बात आती है दूसरी, देखो कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ है. स्टार्ट होता है ये, देखो, स्टार्ट होता है ये आपके मेरठ से. यस, मतलब जो मेरठ है वहाँ पे स्टार्ट होता है ये मई 10 को. मैंने आपसे कहा था लास्ट सेशन में मई 10 को स्टार्ट हो जाता है ये. ठीक है, हालांकि कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने डिस्कस किया था इसको 31 मई या 30 मई को इसको स्टार्ट करने का, लेकिन ये हो नहीं पाया था उस टाइम पे. यस, उसके पहले हो गया था. तो 10 मई को ये स्टार्ट होते हैं. ठीक है, तो अब दिल्ली, मेरठ पता है आपको, मेरठ लगभग 58 किलोमीटर दूर है दिल्ली से. यस, तो अब यहाँ पर बहुत सारी फोर्सेस जो है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो गैदर होना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फिर पंजाब में, नॉर्थ में, फिर नर्मदा में आते हैं, मतलब साउथ से, फिर बिहार, मतलब साउथ तक. नर्मदा बताना आपको सेंट्रल इंडिया में कहाँ पे फ्लो करती है, नर्मदा तापी, आपको पता होगा, बताइए, सोचिए. सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, गुजरात में. यस, तो इसमें होता है ये बेसिकली. और अब आप मुझे मुझे ये वाला क्वेश्चन बताओ. पहला क्वेश्चन है नर्मदा किस में ड्रेन करती है. ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है. अब बात करते हैं यहाँ पर जो उसके बाद राजपुताना तक फैले हैं, पीछे वेस्ट में, है ना. तो उस टाइम पे तो राजपुताना ही था, कोई राजस्थान नहीं था उस टाइम पे. अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो 19th जो इन्फेंट्री थी बेरमपुर में, उसने रिफ्यूज़ कर दिया सबसे पहले. तो अभी सब इसके अंदर बताऊंगा मैं, सब इसके अंदर मेंशन है, चिंता मत करो बिल्कुल भी. ठीक है, पहले सुन लो बस ध्यान से ताकि स्टोरी वाइज आपको समझ में आए. बेरमपुर में क्या थी, 19th नेटिव इन्फेंट्री थी. ठीक है, अब बेरमपुर में अब इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये जो इनफील्ड राइफल लेकर के आए हो हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे बिल्कुल भी. तो ये कह दिया इन लोगों ने, क्योंकि उस पर वो थी ग्रीस कार्ट्रिजेस थी वो, है ना, आपको बताया था लास्ट में. ठीक है, अब इसको किया जाता है, इन्हें म्यूटी नहीं कर देते हैं. तो अब यहाँ पर इसको डिसबैंड कर दिया जाता है, याद रखना, इसको कर दिया जाता है डिसबैंड. उसके बाद 34th इन्फेंट्री है, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री. इसका एक यंग लड़का जिसका नाम था मंगल पांडे. यस, मंगल पांडे. ठीक है, आपको बताएं इनके बारे में तो काफ़ी कुछ सुना होगा आपने, है ना. सो इसमें बात आती है, मंगल पांडे ने क्या किया था, इन्होंने एक स्टेप फर्दर जा करके अपने सार्जेंट मेजर, ठीक है, मंगल पांडे ने अपनी सार्जेंट मेजर पर फायर कर दिया था. ठीक है, इनकी सार्जेंट मेजर पर ही फायर कर दिया था. और इनकी जो मतलब जो इनकी यूनिट के थे बैरकपुर में ही. ठीक है, तो फिर इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया बाद में, है ना, 8 अप्रैल को, यार है ना, 8 अप्रैल को इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया मंगल पांडे को. उसके बाद 7th अवध रेजिमेंट आती है, 7th अवध रेजिमेंट. ठीक है, आपको क्रोनोलॉजी में बता रहा हूँ मैं. मई 30 को इसको भी क्या किया जाता है, इसके जो सेम इसका भी सेम यही होता है, इसका भी सेम फेट होता है. ठीक है, इसको भी डिसबैंड कर दिया जाता है. ठीक है, ठीक है. उसके बाद आता है आपका जो बात की जितने भी 3rd नेटिव इन्फेंट्री है ना. उसके बाद जो हमारी बहुत सारे ऐसे हैं जो दिल्ली के बाद, और दिल्ली में जो यहाँ पर जितने भी लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया था. ठीक है, याद रखना, अरेस्ट किया गया था. कोई लोगों को तो मार भी दिया गया था, और बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था दिल्ली में. तो यहाँ पर पहले तो ये जितनी भी भीड़ बन करके आए थे यहाँ पर, ये जितने भी लोग थे, उन्होंने पहले तो इन सबको अपने ये जो कॉमरेड्स हैं, कॉमरेड्स इनको हम बोलते हैं. ठीक है, इनको सबसे पहले तो आज़ाद कराया. ठीक है, जेलों से निकाला. ठीक है, उसके बाद एक जनरल म्यूटिनी हुई, है ना. फिर जो है दिल्ली की तरफ निकलते हैं. ठीक है,
तब ये बात करते हैं। ये रास्ते में होता हुआ जा रहा है दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है, ये सब याद रखना आप, है ना। और दिल्ली में ही मेजर इवेंट्स होते हैं जब ये जाते हैं। बहादुर शाह जफर इज़ अ सिम्बॉलिक हेड, उनको सिम्बॉलिक हेड बनाने के लिए उसके अंदर, ठीक है। सो उसकी भी कहानियाँ बहुत अच्छी है, देखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं द रिफ्यूजल ऑफ द सिपोइज टू यूज़ द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, ठीक है, रिगार्ड द मेन रीजन ऑफ द अथॉरिटीज़ टू एक्ट ऑफ इन सबॉर्डिनेशन एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब ये बात आती है 29 मार्च की। 29 मार्च को 1857 में क्या होता है, द सिपोइज ऑफ बैरकपुर रिफ्यूज टू यूज़ द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, बता दिया मैंने ना आपको। अब यहाँ पर मंगल पांडे, अब मंगल पांडे ने तेल का मचा दिया, यहाँ पर गोली मार दी उनको, ठीक है। उसके बाद आती है मेरठ। मेरठ में क्या होता है 1857 में ही, ये में 85 सिपोही जो 3rd नेटिव इन्फेंट्री के, मैंने आपको बता दिया था इनको, ठीक है, अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा 10th नेटिव इन्फेंट्री थी, वो जो 10th नेटिव इन्फेंट्री नहीं थी, 3rd नेटिव इन्फेंट्री थी, जो 10 मई को दिल्ली की तरफ निकल गए थे। उसके बाद ये दिल्ली को सीज़ कर देते हैं, ठीक है। 12 मई को ये पहुंचते हैं वहाँ पर, उसको पूरी दिल्ली को ये सीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है लेफ्टिनेंट विलोक बाय थे उस टाइम पे, ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज थे वहाँ के, ठीक है। सो इन्होंने चार्ज लिया वहाँ का, ताकि ये देखें दिल्ली में क्या कंडीशन है। तो बहुत सारे रेजिस्टेंस हुआ इनको, लेकिन इन्होंने क्या किया उस टाइम पे, ओवरकम किया। पहले तो दिल्ली हार गए थे, फिर वापस उन्होंने कब्जा कर लिया, बहुत बार ऐसा हुआ, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, द पैलेसेस और सिटीज़ को तो ऑक्यूपाई कर चुके थे। सम यूरोपियन इनहेबिटेंट्स ऑफ द दिल्ली वर शॉट डेड, सोचो वहाँ के यूरोपियन इनहेबिटेंट को मार दिया गया, ठीक है, शॉट डेड कर दिया गया। फिर बहादुर शाह जफर जो सेकंड थे, बहादुर शाह सेकंड, ठीक है, ये जफर जो थे, इनके ये पोएट्री करते थे इस नाम से, जफर नाम से, इसलिए उनका नाम था जफर। इनको एम्परर ऑफ इंडिया, इनको ये प्रोक्लेम कर दिया वापस से कि आप एम्परर बादशाह हिंदुस्तान हैं, ठीक है। अब द लॉस ऑफ दिल्ली वाज द सीरियस कॉज और सीरियस लॉस ऑफ द प्रेस्टीज टू द इंग्लिश। अब इन्होंने दिल्ली खो दी, यहाँ से इनके पास में आ गया, रिबल्स के पास में आ गई, तो ये बहुत बड़ी मेजर इशू हो गया उनके लिए। अब सुनना मेंस पर्सपेक्टिव से क्या बात है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, यहाँ पर ध्यान से सुनना ये बात। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जितने भी ये लोग थे, उन्होंने बहादुर शाह को ही क्यों चुना। सबसे पहली बात तो ये देखो, ये जितनी भी सही चीज़ें बातें हो ना, ये सब दिल्ली जो है अब तक का कितने ही सालों से इंडिया का बनता हुआ आ रहा था, द पावर सेंटर, ठीक है। पावर सेंटर ये था, और दिल्ली जो थी काफ़ी टाइम तक जो है जैसे कि काफ़ी टाइम तक ये जो है मेजर सेंटर के रूप में रही हमेशा से ही, है ना, चाहे कैपिटल हो चाहे ना हो, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी जो रिकॉग्निशन है, ठीक है, मुगल एम्परर का जो रिकॉग्निशन इनको वापस से दिया गया, क्योंकि ये सिंबल था पॉलिटिकल यूनिटी। ध्यान रखने वाली बात, पॉलिटिकल यूनिटी का सिंबल था लोगों के अंदर। अब बात आती है क्या यहाँ पर रिलीजन कोई मेजर फैक्टर था कि नहीं, है ना। यस, आप ये कभी मना मत करना एग्जाम में कि नहीं था गाइज, है ना, रिलीजियस फैक्टर थे इसमें, लेकिन डोमिनेंट नहीं थे, याद रखना। रिलीजियस फैक्टर था लेकिन डोमिनेंट नहीं था। और जो रिबेल्स थे ना, जितने भी रिबेल्स थे यहाँ पर, रिबेल्स, उनका जो आउटलुक था वो रिलीजियस आइडेंटिटीज से इन्फ्लुएंस नहीं थे वो, बिल्कुल भी, ठीक है। तो रिलीजियस आइडेंटिटी से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं थे, बस उनका एक परसेप्शन था कि जो ये ब्रिटिश है ना, वो हमारा कॉमन एनिमी है और इससे हमको पीछे छुड़ाना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है जो बहादुर शाह जफर, उन्होंने क्या किया। बहादुर शाह जफर उन्होंने सबसे पहले तो इनिशियली तो मना किया, 83 ईयर ओल्ड इंसान किस तरीके से संभालेंगे, ठीक है। अब बाद में किसने संभाला ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बात आती है, इन्होंने सब सिविल जो चीफ्स थे उनको लेटर लिखा, ठीक है, सबको लेटर्स लिखे इन्होंने, और इन्होंने अर्ज किया कि एक कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट बनाते हैं ताकि हम जो है ब्रिटिश से फाइट कर सकें और उनका जो रिजाइम है उसको चेंज कर सकें, है ना, आई मीन जो रिप्लेस कर सकें। फिर पूरी बंगाल आर्मी आ चुकी थी इस टाइम पे, उन्होंने पूरा ना बंगाल आर्मी बहुत बड़ी आर्मी थी, ठीक है। पूरी बंगाल आर्मी ने यहाँ पर रिवोल्ट को बेसिकली स्प्रेड किया पूरे ऑल ओवर द बंगाल में पहले तो। फिर उसके बाद अवध, रोहिलाखंड, दोआब, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया में पूरी तरह फैल चुका था ये, ठीक है। पूरी ब्रिटिश जो अथॉरिटी थी वो यहाँ पर पूरी तरीके से हिल चुकी थी, याद रखना। अब फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं जोग्राफिकल स्प्रेड क्या रहा है इसका, यानी कि जोग्राफिकल स्प्रेड क्या रहा है इसका, ठीक है। तो बहुत ही सून जो रिबेलियन था स्प्रेड हो चुका था थ्रू आउट दी नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस और बहुत पार्ट जो बिहार, झांसी, ठीक है, और बहुत अलग अदर प्लेसेस में, ठीक है। फॉर्चुनेटली जो इंग्लिश थे उन्होंने इंडियन रूलर्स रिमेंड लॉयल टू दी मतलब फॉर्चुनेटली फॉर द इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के साथ बहुत सारे ऐसे जो लॉयल इंडियंस नेटिव रूलर्स थे जो इनको सर्विस और इनके ही लॉयल रहे हमेशा से, ठीक है, जो इंडियन रूलर्स थे यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने इनको जो वैल्यूएबल
सर्विस थी ताकि वो सप्रेस कर पाएँ किनको, रिबेलियन को, ठीक है। तो इन्होंने भी इनका साथ दिया ताकि जो है, तो ये होती है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। तो उसी टाइम से इन्होंने कहा कि सप्रेशन भी इन्हीं के लोगों के द्वारा ही हम करवाएंगे, ठीक है। सो साउथ ऑफ द जो नर्मदा रिमेन दी प्रैक्टिकली अनडिस्टर्ब। ऐसा बोला जाता है कि नर्मदा के नीचे वाला जो हिस्सा था, यस, जो इंडिया है, ठीक है, देखिए, ठीक है, अब यहाँ से ये जाते हैं आपकी नर्मदा, अब इसके जो ये नीचे वाला पूरा एरिया था पूरा अनटच था, ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई मेजर ऐसा कुछ हमको इवेंट देखने को मिलता है नहीं, ठीक है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेंटर्स देख लो, फिर इनके बारे में आपको जो एक एक बात बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम की पर्सपेक्टिव से। दिल्ली में जनरल का संभाल रहे थे, ठीक है, मुगल एम्पर के जो है उनको रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, आप सबको होता है। बरेली में खान बहादुर, बहुत वीर थे ये भी, खान बहादुर। उसके अलावा लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब, और आते हैं फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बिहार में कुंवर सिंह, ठीक है। तो देखो फटाफट से इनके बारे में एक बात बता दूं मैं आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल बख्त खां की। ये इनका नाम है, जनरल बख्त खां। ये कौन है भाई? देखो ये जो थे दिल्ली में संभाल रखा था इन्होंने। ये बेसिकली बरेली के ट्रूप्स को इन्होंने लीड कर रहे थे। बरेली में ये ट्रूप्स को लीड कर रहे थे, बरेली, ठीक है, बरेली में ट्रूप्स को लीड कर रहे थे ये। फिर ये उनको लेकर के आते हैं दिल्ली, ठीक है, बरेली से आते हैं ये दिल्ली। अब यहाँ पर जो होता है, जो मुगल एम्पायर का कोर्ट है, वहाँ पर एक कमेटी बनाई जाती है 10 मेंबर्स की, ठीक है, जिसके अंदर होते हैं 6 तो होते हैं आर्मी के और 4 लोग होते हैं जो सिविलियन डिपार्टमेंट से होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर बख्त खां का काफ़ी मेजर रोल था। तो अब यहाँ बहादुर शाह को करना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ही ओल्ड थे तो वो नहीं कर पाए यहाँ पर, तो उनके बदले जनरल बख्त खां ने कहा। लेकिन पता है आपको, जो एम्पर था वो एम्पर ही होता है, ठीक है। तो बात ये हुई कि बहादुर शाह की जो पॉलिटिकल वीकनेसेस थी, जो एक नर्व सेंटर था, ठीक है, बाद में इनकैलकुलेबल डैमेज हुआ, ठीक है। और स्प्रेड जो इसका रिवोल्ट को सप्रेशन करने का सबसे बड़ा मेजर कोज यही था, ठीक है, मतलब वन ऑफ द मेजर कोज ये था। दूसरी बात आती है आपकी झांसी की। अब इनके बारे में तो क्या ही कहें, किसी ने ऐसा कौन है इंडिया में जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ना सुना, ठीक है। सो यस, तो बात आती है आपकी जो लॉर्ड डलहौजी, बात ये हुई थी, लॉर्ड डलहौजी जो है, लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने मना कर दिया कि इनका जो अडोप्टेड सन है, ठीक है, इनका जो अडोप्टेड सन है राजा गंगाधर दाऊ, सॉरी, इनका जो हस्बैंड थे राजा गंगाधर दाऊ, तो उनका जो बेटा हुआ था, ठीक है, वो उनको बेसिकली अडोप्टेड था। तो उनका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से के अंदर इन्होंने कहा था कि आप जो है ये आपका लीगल हायर नहीं है, तो आप इसको बिठा नहीं सकते, ठीक है। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर इन्होंने झांसी को बेसिकली ब्रिटिश फोर्सेस के ला करके और उनको जो है हड़पने की कोशिश करी, ठीक है। सो ये झांसी को, तो उसी टाइम पे ही जो एक बहुत ही फेमस बैटल क्राई था जो दिया था रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक है, वो था कि आई शैल नॉट गिव अवे माई झांसी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये बात जो थी बहुत फेमस हो चुकी थी उस टाइम पे भी, ठीक है। तो इनके साथ और कौन थे? इनके साथ थे तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे। अब पता है तात्या टोपे वगैरह इनके साथ तो ये बचपन से ही खेली थी, ठीक है। कभी बताऊंगा आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ठीक है। कभी एक काम करता हूँ, बायोग्राफी की सीरीज़ लेकर के आता हूँ सबके लिए, जो भी मेजर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है, उन सब के बारे में बताऊंगा मैं आपको एकदम डिटेल में, ठीक है। सो बात आती है आपकी तात्या टोपे। ये नाना साहिब के क्लोज एसोसिएट थे, बेसिकली नाना साहिब के क्लोज एसोसिएट थे ये। तो अब ये कानपुर, मतलब ये जो कानपुर लॉस हो चुका था पहले, ठीक है, फिर झांसी और रानी ये सब ग्वालियर गए, ठीक है, ये सब गए ग्वालियर। तो वहाँ के सिंधिया को इन्होंने हटा करके फिर वहाँ का कमांड इन्होंने संभाला, ठीक है। और फिर बाद में क्या होता है, ब्रिटिश जो है ग्वालियर को जीत जाते हैं, ठीक है, वापस से रिकैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। सो और नाना साहिब ने बेसिकली बात ये हुई थी कि जो इनको बेसिकली पेशवा का टाइटल इनको दे नहीं रखा था, ठीक है। तो बाद में इन्होंने प्रोक्लेम कर दिया था अपने आप को एज अ पेशवा, ठीक है। सो यस, और आपको पता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई जिससे लड़ी थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था जनरल जो ह्यूग रोज़ हैं, ठीक है। अब जनरल ह्यूग रोज़ को काफ़ी एक्सपीरियंस था, ये इनका वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत नाम है। चलो मुझे बताओ जनरल ह्यूग रोज़ और कहाँ पर लड़के आए थे उस टाइम पे, ठीक है, कौन सी कंट्री में थे वहाँ पर लड़के आए थे ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनको काफ़ी एक्सपीरियंस था। अब इन्होंने जो लड़ाई की थी इनके साथ, और इन्होंने ये बात, वो वाली बात कही थी, आप सबको पता होगा, हियर ले द वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रिबेल्स, ठीक है। तो इतनी बड़ी बात की थी। उनकी एक मतलब बुक थी जनरल ह्यूग रोज़ की, अ ट्रिब्यूट टू रानी ऑफ झांसी, ठीक है, फ्रॉम द मैन हु डिफीटेड हर, ठीक है। तो नाम में भी इसका जो है इन्होंने ये कहा। चलो ठीक है, ठीक है। अब बात आती है आपकी जो बरेली के खान बहादुर थे। अब देखो भैया ये कौन थे? ये खान बहादुर जो थे बेसिकली डिसेंडेंट थे किसके? जो रोहिला खंड के पुराने जो रूलर थे ना, फॉर्मर रूलर, ठीक है, रोहिला खंड, याद रखना है, रोहिला
खंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं थे इनकी पेंशन, मतलब पेंशन की तरफ से, ठीक है, जो ब्रिटिश इनको दे रहे थे, ठीक है। सो मतलब ये इतना कोई खास सेटिस्फाई नहीं थे अपनी स्थिति से, ठीक है। तो इन्होंने भी कमांड अपना संभाला, 40,000 आर्मी इन्होंने स्टार्ट की, मतलब ऑर्गेनाइज़ की। उसके बाद इन्होंने बहुत टफ रेजिस्टेंस दिया गया, बहुत टफ, है ना, ब्रिटिशर्स को। उसका आता है लखनऊ में बेगम हजरत महल के पास, तो ठीक है। बेगम हजरत महल आपको पता है कि इन्होंने भी 4 जून 1857 में यहाँ पर भी हो चुका था। बहुत ही बड़ा जो है इनका रेबेलियन ब्रोक होता है यहाँ पर, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा बेसिकली पॉपुलर सिंपैथी थी, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग फेवर था इनके पास, क्योंकि इनका जो बेटा था ब्रिजेश कादिर, ठीक है, ये यहाँ पर भी वही हुआ था, ब्रिजेश कादिर, ठीक है। उनको जो है नवाब को प्रोक्लेम कर दिया गया इन्होंने, ठीक है। और रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज कर रखा था जैसे ये करते थे। और जो इनका ऑफिस थे ना, तो यहाँ पर कितनी बढ़िया बात है। सेकुलर अप्रोच क्या होती है यहाँ पर कि जो हिंदू थे और मुस्लिम थे, दोनों को ही बराबर से इनमें एडमिनिस्ट्रेशन में इक्वली रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, यहाँ पर लखनऊ में। तो हेनरी लॉरेंस थे उस टाइम में ब्रिटिश रेजिडेंट, ठीक है। उन्होंने बेसिकली क्या किया कि जो यहाँ पर क्या होता कि काफ़ी सारे जो इंडियन मतलब जो लॉयल सिपोइज थे वो यहाँ पर आकर के शेल्टर ले रखा था उन्होंने रेजिडेंसी में। तो यहाँ पर क्या किया, जो रिबल्स थे उन्होंने आकर के अटैक कर दिया और यहाँ पर सीज कर दिया उसको, ठीक है। यहाँ पर आकर के सीज कर दिया रिबल्स ने, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सर हेनरी को इन्होंने मार दिया, ठीक है, काफ़ी बुरी तरीके से। एंड जो ये सीज जो था ना, ये बेसिकली इन्होंने ब्रिगेडियर इंग्लिस हु हेल्ड आउट दी अगेंस्ट दी हैवी आउट्स, ठीक है। अब उनके कमांड में यहाँ पर ये हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा डिवोल्व कर चुके थे कंडीशन को यहाँ पर ये, ठीक है। उनका हाथों से बात जा रही थी, क्योंकि अब देखो उनके पहले भी बहुत सारे अटैम्प्ट किए जा चुके थे, जैसे कि सर हेनरी हैवलॉक, है ना, ये बात याद रखना, हेनरी हैवलॉक करके एक आया था, ठीक है। और इनके बाद जो थे एक आया था जेम्स आउटरम, ठीक है, जेम्स आउटरम, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं मत याद रखना इसको, है ना ज़्यादा, बस याद रखना कि इन्होंने कोशिश की थी लखनऊ को रिकवर करने की, ठीक है, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हो पाई थी। उसके बाद फाइनली जो कोलिन आता है, कोलिन कैंपबेल, ठीक, कोलिन कैंपबेल आता है, ठीक है, न्यू कमांडर इन चीफ होता है वो। अब ये जितने भी गोरखा रेजिमेंट से इवेकुएट करता है, जितने भी यूरोपियंस होते हैं, ठीक है, उसमें हेल्प लेता है इनकी गोरखा रेजिमेंट की भी। तो अब ये पूरी इस सिटी को वापस से रिकवर कर लेते हैं, और गुरिल्ला एक्टिविटी जो है लेकिन वो कंटिन्यू रहती है पूरे साल तक, ठीक है। अब हमको बात करनी है जो कानपुर के नाना साहब थे, मैंने आपको बता दिया वही थी इनकी बात कि बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे, और इनको क्या क्या था, बेसिकली लीगल आयर नहीं माना था, पेशवा डिक्लेयर भी नहीं कर रखा था इन्होंने, ठीक है। तो नाना साहब ने पहले तो कानपुर छोड़ा, ठीक है, फिर उन्होंने पेशवा को अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया, ठीक है, और बहादुर शाह को एम्परर ऑफ इंडिया एक्नोलेज कर लिया, यस, कि उनके अंदर मैं क्या हूँ, पेशवा, है ना। पहले भी पेशवा ऐसे करते थे। अब सर यूग व्हीलर थे, उन्होंने बेसिकली उनके सामने बाद में सरेंडर कर दिया जाता है इनके द्वारा, और फिर इनको मार दिया जाता है, ठीक है, उसी दिन जिस दिन इनको सरेंडर करते हैं। फिर आते हैं, बात करते हैं ये हमारे मौलवी अहमदुल्ला की, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद के थे, ठीक है। अब इन्होंने ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग रूलर थे, सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, और बहुत अच्छे लीडर थे। इन्होंने ये मतलब मद्रास के नेटिव थे, मद्रास के, ठीक है, और फैज़ाबाद आए थे नॉर्थ में ये ऊपर, ठीक है। अब इन्होंने ये बहुत टफ फाइट दी इनको। अब वन ऑफ द मेजर एक्नॉलेज्ड लीडर हुए ये, बस याद रखना, मद्रास से ऊपर आए थे नॉर्थ में लड़ने के लिए, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। और बात करते हैं कुंवर सिंह की। कुंवर सिंह जो बिहार के थे ये, ठीक है, मतलब 70 साल की उम्र का इंसान, देखो ये 70 साल का उम्र का इंसान है उस टाइम पे, बहुत ही ओल्ड मैन था ये, ठीक है। ज़मींदार था ये, याद रखना, ज़मींदार था, कहाँ का ज़मींदार था ये, जगदीशपुर का, ठीक है, जगदीशपुर का ज़मींदार। एट द एज ऑफ 70 ये जगदीशपुर, ठीक है। अब इन्होंने जो था बेसिकली द ब्रिटिश हुए डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिम इज एस्टेट्स, इनके एस्टेट्स देने से मना कर दिया, ठीक है। उनको पेंशन नहीं दी जा रही, बहुत खराबी हो रही थी इनके भी, ठीक है। तो इन्होंने तो सिंपली सोच रखा था, बहुत खुन्नस खा रखी थी। अनहेजिटेटिंगली इन्होंने ज्वाइन कर लिया सिपोइस को, ठीक है, जब वो आड़ा आ रहे थे, ठीक है, दीनापुर होकर के। तो इन्होंने उनकी मुलाकात हुई और इन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया और काफ़ी अच्छे से लीड भी किया। अब ध्यान से सुना एक चीज़, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस है। आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ बहुत छोटी सी, सिर्फ 4 लाइन इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, और अभी लिखोगे। नाम सुनना किनका, शाहमल, ठीक है, बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन बहुत ही अनसंग हीरो बोलते हैं हम इनको 1857 का रिवोल्ट का, ठीक है। चलो थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ये 84 देश
इनसे रिलेटेड है। और ये बागपत यूपी के एक लोकल मैन थे, ठीक है। उन्होंने बेसिकली ये लोकल विलेजर्स का किस तरीके से रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन रहा है उसके बारे में, तो याद रखना शाहमल, इनके बारे में पता करो, वो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में 4 लाइन। उसके बाद बात करेंगे किस तरीके से सप्रेशन हुआ, ठीक है। सप्रेशन को देखते हैं, तो पहले सप्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कोजेस, ठीक है। तो देखो सप्रेशन में ये है कि सबसे पहले तो जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, सबसे पहले तो दिल्ली को कैप्चर कर लिया वापस। बहुत ही ज़्यादा मारकाट हुई यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोगों के खून बहा, ठीक है। सो उस टाइम पे, और ये सितंबर में ही जो है वापस से कैप्चर कर लेते हैं दिल्ली को, कौन, ब्रिटिशर्स, ठीक है। एक तो ये इवेंट हुआ था, ठीक है। जॉन निकोलसन, याद रखना जॉन निकोलसन, अगर आपको याद रखना हो तो जॉन निकोलसन यहाँ पर लीड कर रहा था, ठीक है। और बाद में उसको बहुत चोट आई थी इसको भी। उसके बाद बात आते हैं यहाँ पे बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया था और प्रिजनर रख लिया गया। इनके बेटों को जो है गन पॉइंट पे लेफ्टिनेंट हडसन ने मार दिया था उसी टाइम पे, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट हडसन ने बूचर कर दिया गया उनको, ठीक है, खूनी दरवाजा पे, जिसको इसलिए खूनी दरवाजा बोलते हैं, ठीक है। 1862 में जो ये बहादुर शाह जफर है, उनकी खुद ही मौत हो जाती, कहाँ पर, रंगून में। और इस तरीके से मुगल एम्पायर ख़त्म हो चुका था पूरी तरह से। अब फोकल पॉइंट तो खत्म हो चुका है दिल्ली, फोकल पॉइंट तो ये था। बात आती है दूसरी कि कानपुर को कैप्चर कर लिया गया। देखो कानपुर को जिन्होंने नाना साहेब ने बेसिकली यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा था, कानपुर को ये रिकैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो यस सर कॉलिन कैंपबेल, सही बात है ना। तो कानपुर फिर नेपाल चल जाते हैं, जो है आपके कौन, नाना साहेब, ठीक है। उसके नेपाल से भाग करके कहीं जो है, इनके बाद इनके बारे में सुना नहीं जाता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनको बाद में ही पकड़वा दिया गया था और इनको जो है क्या किया जाता है, फिर मार दिया जाता है, ठीक है। उनके अलावा तांतिया टोपे जो है सेंट्रल इंडिया में ही कहीं पे जंगलों में भाग जाते हैं। फिर ये एक दिन सो रहे थे तो इनको भी जो है पकड़ के मार दिया जाता है उसी टाइम पे। रानी लक्ष्मीबाई और रानी को झांसी में क्या होता है, झांसी में आप सबको पता है क्या होता है कि बैटल फील्ड पर मरी थी झांसी की रानी। इनकी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग कहानी है गाइस। इन्होंने अपनी बॉडी, इनकी जो बॉडी थी उनको भी जो है ब्रिटिशर्स के हाथ ना पाए, इसलिए इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन थे इनके झांसी की रानी के कि मेरी बॉडी जो है ब्रिटिशर्स के पास तो कभी नहीं जानी चाहिए किसी भी तरीके से। तो जो इनके साथी थे, इनके साथ ये जो फाइट कर रही थी, ठीक है, एंड आफ्टर ये एक मंदिर में जाकर के फाइट करती, काफ़ी देर तक गोलीबारी होती है अंदर से भी और बाहर से भी, ठीक है। और इसी में ही रानी लक्ष्मीबाई को बहुत चोटें आती है, बहुत चोटें, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो अपनी जो है फटाफट से, वो जो लोग रहते हैं वहाँ पर इनकी मरने के बाद हाथों हाथ उनको वहाँ पर ही जो है इनमें आग देते थे इनको, ठीक है, ताकि इनका शरीर जो है वो कम से कम ब्रिटिशर्स को ना मिल पाए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, मैंने बहुत छोटे बताई है, जब पढ़ते हैं जब बहुत मज़ा आता है, ठीक है, बताऊँगा कभी। अब यहाँ पर बात आती है कि कुंवर सिंह बख्त खां और खान जो बरेली के बहादुर खां थे, ठीक है। उसके अलावा राव साहिब जो नाना साहिब के भाई थे, ठीक है, उन्होंने भी, और जो मौलवी अहमदुल्ला, सब डेड हो चुके थे, यस ऑल वर डेड, ठीक है। सब फाइटिंग करते हुए मर रहे हैं, ठीक है। एंड बेगम ऑफ अवध जो थी, उनको बेसिकली ये भी नेपाल में जाकर के छुपी थी बाद में, ठीक है। कौन, आपकी जो बेगम हजरत महल है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, और बनारस में भी रिबेलियन हुआ था, ठीक है, लेकिन मर्सीलेसली जो है कौन ने, कर्नल नील ने बुरी तरह से सप्रेस किया बनारस में भी, ठीक है। तो इस तरीके से एंड हो जाता है 1859 तक, और जो पूरा इंडिया है फिर इसको रिस्टैब्लिश कर देते हैं अपनी अथॉरिटी को, ठीक है। फिर वही जो है सप्लाई ऑफ मैन, मनी, आर्म्स, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं, और वो क्या चेंजेस है अभी हम देखते हैं उसको आगे। तो यस, सबसे पहली बात तो ये है कि जो द रिवोल्ट है वो बहुत ज़्यादा लोकलाइज था, रेस्ट्रिक्टेड था और पुअरली ऑर्गेनाइज था। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि कॉजेज देखते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहला रीज़न है कि ऑल इंडिया परसेप्शन मिसिंग था, ऑल इंडिया परसेप्शन वॉज और पार्टिसिपेशन वॉज मिसिंग एट द टाइम, टोटली मिसिंग था उस टाइम पे। बहुत सारा ऐसा पार्ट था इंडिया का, जैसे कि वेस्टर्न पार्ट यानी कि राजपूताना वाला, उसके साइड वाला, ठीक है, क्योंकि जो राजपूताना के बहुत से लीडर्स थे जो साथ दे रहे थे, किनका, मतलब जो लॉयल थे ब्रिटिश एम्पायर के। उसके अलावा जो ईस्टर्न था और साउथर्न था बहुत बड़ा पार्ट जो था अनअफेक्टेड था, ठीक है। और बहुत बार न्यूट्रल भी रहे इसमें से बहुत सारे लोग, ठीक है, ताकि ये जो थी, क्योंकि सप्रेस किया जाता है ब्रूटली कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो ये चाहते नहीं थे कि इनके यहाँ पर भी इसकी कोई आँच आए। अब बात करते हैं यहाँ पर जो बॉम्बे, इसमें द बॉम्बे एंड द मद्रास आर्मीज रिमेन लॉयल, ठीक है। तो याद रखना बॉम्बे और मद्रास की इतनी बड़ी बड़ी आर्मी, क्योंकि बंगाल आर्मी ने तो कर दिया था अटैक, आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे जो इंडिया का जो बेसिकली क्या होता है, इंडिया साउथ ऑफ द नर्मदा, मैंने आपको बता दिया है, बहुत लिटिल डिस्टर्ब था। सिंध और राजस्थान रिमेन क्वाइट एंड नेपाल हेल्प प्रूफ ऑफ ग्रेट अवेल ऑफ द सपरेशन, यानी कि नेपाल ने खुद ने जो है उस टाइम पे सपोर्ट किया इनका, ठीक है। इसके अलावा दोस्त मोहम्मद अफगानिस्तान का, वो भी वो ज़्यादा फ्रेंडली रहा है। दोस्त मोहम्मद का जो है बहुत बड़ा किस्सा है, ठीक है। द पंजाब वाज इफेक्टिवली कंट्रोल बाय द जॉन लॉरेंस,
ठीक है, पंजाब में नहीं हो पाया, किस तरीके से जॉन लॉरेंस ने अच्छे से संभाल रखा था। ठीक है, द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया वाज द वेस्टर्न बिहार, अवध, रोहिलखंड, दिल्ली एंड टेरिटरी ऑफ द चंबल एंड नर्मदा। ठीक है, तो यहाँ पर ये था मेजर एरिया जो था अफेक्टेड था। अब उसके अलावा ये एक बहुत ही मेजर होता है। ठीक है, जब भी कोई फाइट करते हैं, कोई लड़ाई होती है, कोई बैटल होता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिसोर्सेज। ठीक है, अब ब्रिटिश एम्पायर के पास तो बहुत सुपीरियर थे, उनके पास तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उस टाइम पे, याद हो तो आपको। ठीक है, सो स्टील हो चुका था, आयरन हो चुका था, काफ़ी बड़े बड़े जो है ये इंस्ट्रूमेंट बना चुके थे उस टाइम पे। लकीली जो है क्रीमिया और चाइनीज़ वॉर जो थे ब्रिटिशर्स के लिए लकीली, ठीक है, वो 1886 में ख़त्म हो चुके थे, याद रखना, क्रीमियन और चाइनीज़ वॉर। ठीक है, चाइनीज़ वॉर जो ओपियम वॉर भी होते वो भी। उसके अलावा जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे नंबरिंग 1,12,000 पोर्ट इनटू इंडिया फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब जितने भी ब्रिटिश ट्रूप थे वो सबसे पहले तो उनको लेकर के आए इंडिया में, ठीक है, ताकि सप्रेस कर किया जाए। एंड अबाउट 3,10,000 तो इंडिया से रिक्रूट कर लिए इन लोगों ने। सोचो, इंडिया के लोग इंडिया के खिलाफ ही इंडिया के लोगों से लड़ रहे थे। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। अब इंडियन सोल्जर हैज़ वेरी फ्यू गन्स। अब जो इंडिया के रिबेल्स थे, बेसिकली रिबेल्स बात करेंगे हम, उनके बाद बहुत ही कम गन्स मस्केट से लड़ रहे थे, है ना, और मोस्टली फॉट विद द स्वॉर्ड्स एंड द स्पीयर। सोचो, उस टाइम पे भाले और तलवारों से लड़ रहे थे, ठीक, और जो धनुष बाण होते थे उस टाइम से उनसे। ठीक है, तो बहुत ही, और इनके पास बहुत ही लेटेस्ट वेपन जैसे कि एनफील्ड राइफल भी आ चुकी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनके पास टेलीग्राफ था। आपको पता है टेलीग्राफ था इनके पास। अब जितने भी मूवमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है कितनी जल्दी ये पहुंचा सकते हैं, ये इफेक्टिव था बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स के पास, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, हाँ, अब मैंने आपसे जो शाहमल के बारे में पूछा है, उनसे आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलेगी कि हमने यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का आदान प्रदान था कैसे किया। एक बात बताता हूँ, शामिल की इन्होंने क्या किया था, टेलीग्राफ लाइन को पूरा काट दिया था, पुल गिरा दिए थे, तो इस तरीके से इन्होंने कट कर दिए थे अपने विलेज को, जो 84 विलेज इनको बोलते हैं। ठीक है, पढ़ो उनके बारे में, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। अब इसमें देखो, जो रिवोल्ट था वो 1857 का हमारा, उसमें मेनली फ्यूडल इन कैरेक्टर, इसको बोला था कि फ्यूडल ही था ये। ठीक है, मतलब मेनली फ्यूडल इन कैरेक्टर था एंड कैरिंग विद सम इट नेशनलिस्टिक एलिमेंट। बहुत ही कम ऐसे नेशनलिस्टिक एलिमेंट थे जो हम इसको में देखने को मिलता है। ऐसा कहा क्यों जा रहा है, बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो बिग जमींदार थे वो तो उन्होंने तो किस तरीके से एक्ट किया, उन्होंने ब्रेक वाटर्स टू स्टॉर्म, यानी कि जो स्टॉर्म के अंदर ब्रेक वाटर का जो रोल होता है वो रोल प्ले किया बिग जमींदार्स ने। एंड जो अवध तालुकदार थे वो तो पीछे हट चुके थे अपने प्रॉमिस से, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने जो लैंड रेस्टिट्यूशन का प्रॉमिस किया था तो उससे पीछे हट चुके थे। इस तरीके से बहुत सारी हरकतें हुई हैं। एडुकेटेड इंडियंस जो थे वो कैसे देखते थे इसको, वो देखते थे कि ये जो है वो एक बैकवर्ड लुकिंग सा रिवोल्ट है, जो एडुकेटेड है। ठीक है, बैकवर्ड लुकिंग, क्योंकि वो पढ़ के आए थे जो है लंदन में, यूएसए में। ठीक है, सो एक बैकवर्ड लुकिंग से जोड़ के देखते थे इसको, ये बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सा ये आप जो रिवोल्ट कर रहे हो। ठीक है, और बहुत ही इनका बहुत ही कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, है ना, और ये बिलीव करते थे मॉडर्निटी में। ठीक है, तो इस तरीके से बस फिर क्या, फिर ब्रिटिशर्स ने इसका फ़ायदा उठाया। ब्रिटिश जो फ्यूडल एलिमेंट था अवध में, रोहिलाखंड में, बहुत सारे प्लेसेस में नॉर्थ इंडिया में। अब कैनिंग ने इसका फ़ायदा कैसे उठाया, इसने क्या किया, बहुत सारे अश्योरेंस दिए किनको, प्रिंसेस को। ठीक है, और उनका सपोर्ट इन्होंने ले लिया। बाद में इनको बहुत कुछ दिया भी नहीं। ठीक है, सपरेशन, हाँ, बहुत कुछ नहीं दिया, लेकिन काफ़ी कुछ बड़े जो रूलर्स थे उनको तो दिया गया। ठीक है, काफ़ी से ज़मीन दी गई, पैसे दिए गए, इस तरीके से। अब द राइट ऑफ द बेरार वर रिस्टोर टू द निजाम एंड हिज डेट्स रेमिटेड। इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए बेरार जो है वो दे दिया गया निजाम को, हैदराबाद को। उसके अलावा उसके बाद डेट जो थे पूरे माफ़ कर दिए गए उनके। अब नेपाल वाज रिवॉर्डेड बाय द सेसेशन ऑफ द आउट टेरिटरी। ठीक है, अब नेपाल को टेरिटरी दे दी गई। ठीक है, लेकिन याद रखना बहुत से ऐसे रूलर थे जिनको कुछ भी नहीं मिला था। ठीक है, एंड द सिंधिया गायकवाड़ एंड राजपूत प्रिंस ऑल्सो रिसीव सम रिपोर्ट फ्रॉम द कंसेशन। ठीक है, तो बड़े महत्वपूर्ण और जो स्ट्रेटेजिक रूलर्स थे और स्ट्रेटेजिक टेरिटरी जिनके पास थी होल्ड कर रखा था, उनको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया। ठीक है, हालांकि सेपरेशन करना उस टाइम पे इन्हीं के ही जो थे एक बैकलॉग का काम किया, को कैसे हम आगे देखेंगे। अब द रिवोल्ट वॉज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, बहुत पुअरली ऑर्गेनाइज था ये। ठीक है, अब जितने भी रूलर थे मानते हैं, नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, बहुत वीर भाई, बहुत वीर, है ना, अकेले भिड़ जाए इतने लोगों से, है ना। लेकिन क्या हुआ, इनकी जनरलशिप तो इतनी अच्छी थी, लेकिन जो इनके ब्रिटिश अपोनेंट्स थे ना, वो उनका भी वर्ल्ड लेवल का जो था बेसिकली जनरलशिप का एक्सपीरियंस था। दूसरी तरफ वो अपने आर्मी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते थे, ठीक है, वो सालों से ये करते हुए आ रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कुछ जो था हमको देखने को मिला नहीं। ठीक है, सरप्राइज अटैक्स, गुरिल्ला टैक्टिक्स, यही जो है वो एक टोटल जो है वॉर को जीत सकती नहीं है, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, तो इतना सब कुछ हुआ। अब एक बात याद रखना कि इस वाले पॉइंट के अंदर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो रेबल्स थे ना, कोई कॉमन आइडियोलॉजी, कोई कॉमन आइडियल जो था उनके पहले
बेसिकली वो यहाँ पर था नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ भी था नहीं। और जो उस टाइम पे मॉडर्न नेशनलिज्म जो आज जिसकी हम बात आज करते हैं, ठीक है, वो बाद में 1910 के बाद जो है इंडिया में काफ़ी बड़ी मात्रा में आया, ठीक है। वो उस टाइम पे नहीं था, बिल्कुल मॉडर्न नेशनलिज्म उस टाइम पे नहीं था, याद रखना, ठीक। अब देखो बहादुर शाह जफर सेकंड जो थे उनको एम्पायर तो बना दिया गया, लेकिन कानपुर में नाना साहेब थे, उन्होंने अपने आप को पेशवा कर दिया। हिंदू मुस्लिम डिफरेंस जो थे वो ज़रा डोरमेंट थे, लेट डोरमेंट अगेंस्ट द कॉमन एनिमी बट वर नॉट डेड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द पीजेंट्स और इन्फीरियर कास्ट थी वो जो है कोई एक्टिव सिंपैथी शो नहीं कर पा रहे थे। उसके अलावा जो सोल्जर्स है बॉम्बे के, मद्रास के, आर्मीज के, उनको रिक्रूट कर लिया गया फ्रॉम द लोअर कास्ट एंड दे रिमेन लॉयल, ठीक है। तो अब लॉयल रहेंगे तो क्या ही करेंगे हम, है ना। तो अब आर्मी फाइट नहीं करेगी आपकी तरफ से तो क्या ही कर लोगे आप। उसके बाद आते हैं आपकी एक्सेप्शनल एबिलिटी ऑफ द कंपनीज ऑफिशियल्स, ठीक है। एक्सेप्शनल तो थी सही, देखो नाम सुनो, लॉरेंस ब्रदर्स है ना, उसके अलावा निकोलसन, आउटरम, हैवलॉक, कॉलिन, एडवर्ड्स, ये सब बहुत टफेस्ट बैटल फाइट करके आ चुके थे, है ना। और उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी जो है ब्रूटल तरीके से सप्रेस किया इसको, रिवोल्ट को पूरे को। अब इम्पैक्ट सुनो भाई, इम्पैक्ट क्या था? इम्पैक्ट ये था कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 तो कंप्लीटली सप्रेस तो कर चुके थे हम, लेकिन जो एक ब्रिटिश रूल था इंडिया में, ठीक है, जिसका बहुत मतलब जो फाउंडेशन था उसको स्टेक जरूर कर चुके थे ये जितने भी हमारे रिवोल्ट्स में रिबेल्स थे उन सब ने, ठीक है। तो पहला था एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ये दे चुके थे ये, अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ चुका था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के आए थे ये 1858 में, ठीक है। और ये एच.एस. कनिंघम की अगर हम बात सुने तो वो कहते हैं, देखो, द चेंजेस वॉज फॉर्मल रादर देन सब्सटेंशियल, ठीक है। इन्होंने ये बात कही कि फॉर्मल है, सब्सटेंशियली तो कुछ ऐसा खास जो है चेंज होगा नहीं। नो न्यू पॉलिसी वॉज इनॉग्रेटेड, कोई नई पॉलिसी नहीं, रादर जो ये प्रोक्लेमेशन किया गया था, आप मुझे बताओ कहाँ पर किया गया था ये, ठीक है, कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में 1 नवंबर को किया गया था, ठीक है। और जो कैनिंग थे उन्हीं को ही बना दिया गया फर्स्ट वाइसरॉय, ठीक है, क्योंकि वो जो आपके गवर्नर जनरल थे। अब कंपनीज की पॉलिसी को अनाउंस इसमें किया गया था एवर सिंस जो 1784 से लेकर के क्राउन थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेकर के आए थे, एज एक्साइड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ओवर द इंडियन अफेयर्स एंड इन फैक्ट हैड डिसाइडिंग वॉइस ऑफ ऑल मेजर इश्यूज, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे अभी तक तो यही जो है कंट्रोल करते हुए आ रहे थे, सबसे बड़ी बात तो ये कंपनी के थे, इसमें भी जो क्राउन का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था। अब बात आती है आपकी जो इंडियन अफेयर्स है उस पर, ठीक है। अब मुझे बताओ आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे और कौन सा जो है यहाँ पर बनाया गया, बेसिकली ऐसी कौन सी बॉडी बनाई गई 1858 में इस प्रोक्लेमेशन के बाद, मुझे बताओगे आप। अब ये जो डुअलिज्म था ना, कंट्रोल ऑफ इंडियन अफेयर्स, ठीक है, मैं क्राउन ने डायरेक्टली कहा कि जो ये क्राउन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन अफेयर्स, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट बात हुई। अब दूसरी फेक न्यूज़ सुनो भैया मतलब ये फेक इनका प्रॉमिस था उस टाइम का, तो वो सुनो। इन्होंने कहा कि रेस्पेक्ट द राइट्स, डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द नेटिव प्रिंसेस का जितना भी ऑनर है हम करेंगे, ठीक है, और उनका प्रोटेक्ट करेंगे डिग्निटी को। अब यहाँ पर बात आती है कि द क्वींस अनाउंसमेंट डिक्लेयर्ड अगेंस्ट एनी जो डिज़ायर फॉर एक्सटेंशन ऑफ द टेरिटोरियल, ये कहते हैं कि हम कोई भी यहाँ पर टेरिटोरियल पोजीशन नहीं करेंगे, ठीक है। और इन्होंने वही प्रॉमिस किया कि रिस्पेक्ट करेंगे आपके राइट्स को, डिग्निटी को, ठीक है, नेटिव प्रिंसेस को ऑनर करेंगे, ठीक है। एंड वाइल जनरल एमनेस्टी वाज ग्रांटेड ऑल ऑफेंडर्स हैव एंड एक्सेप्ट दोज हु हैव बीन और शेल बी कन्विक्टेड ऑफ हैविंग डायरेक्टली टेकन पार्ट इन द मर्डर ऑफ द ब्रिटिश। इन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं उनके अगर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। सो इन्होंने ये भी बात कहा, ठीक है। उसके बाद आती है प्रोक्लेमेशन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। तो इसी के अंदर कहा था ये भी कि आवर सब्जेक्ट्स ऑफ वॉट एवर द रेस क्रीड्स, ठीक है, बी फ्रीली एंड इम्पार्शली एडमिटेड टू ऑफिस इन आवर सर्विसेज, यानी कि सबको जो है इक्वली जॉब दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैं आपको बता दूँ आर्मी के अंदर, देखो पहले ये सुन लो चलो, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जो इंडियन सिविल सर्विस एक्ट है वो लेकर के आए थे 1861 में, ठीक है। अब इन्होंने एनुअल कॉम्पिटिशन करना स्टार्ट किया, पहले तो लंदन में, फिर लंदन के बाद इंडिया में, मतलब जो है एक साल इंडिया में और एक साल अल्टरनेटिवली और एक साल लंदन में, ठीक है। उसके अलावा फिर एज कम कर दी गई, 21 से 19 लेकर के आ चुके थे ये, ठीक है। इस तरीके से ये बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको ओवरऑल ऑफ द आर्मी। अब ये कह रहे हैं कि आपको इस तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, देखना अभी क्या करते हैं। अभी इंडियन आर्मी जो थी ना वो मतलब मेनली रिस्पॉन्सिबल थी रिवोल्ट के लिए, ठीक है। ये बात ये ऐसा इनका मानना है, ठीक है। अब इन्होंने पॉलिसी ऑफ डिवीजन एंड काउंटर पॉइंट यहाँ पर इस्तेमाल करी, ठीक है। इन्होंने पूरी आर्मी को थॉरोली रीऑर्गेनाइज किया। अब ये एक अमेलगमेशन स्कीम लेकर के आते हैं 1861 में, ठीक है। ट्रांसफर द कंपनीज यूरोपियन ट्रूप टू द सर्विस ऑफ द क्राउन, पहली बात तो ये है कि अब जो है सब सर्विस करेंगे क्राउन की। ऑल इंडिया आर्टिलरी यूनिट वर डिसबैंड, जितने भी
ऑल इंडियन आर्टिलरी यूनिट थी उनको डिसबैंड कर दिया गया विद एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू माउंटेन बैटरीज, ठीक है। ऑल बिग पोस्ट इन द आर्मी वॉज एंड द आर्टिलरी डिपार्टमेंट यानी कि जो बंदूक खाना है, तोप खाना है आपका, वहाँ पर कोई भी इंग्लिश नहीं, इंग्लिश के अलावा यूरोपियंस के अलावा कोई रहेगा नहीं वहाँ पर, ठीक है। अब जितने भी यूरोपियंस थे उनको बड़ी पोस्ट दे दी गई, ठीक है। आर्टिलरी डिपार्टमेंट का जो है उन्हीं को बनाने लगे हेड, ठीक है। अब जितने यहाँ पे कोई ड्यूटी लगेगी नहीं आर्टिलरी डिपार्टमेंट में किसी भी इंडियन सोल्जर की, किसी भी सिपाही की, है ना, क्योंकि अगर अगर बंदूक और आर्टिलरी तोप अगर इनके हाथ में लग गई तो अब की बार जो है बड़ा धमाका हो सकता है, ठीक है। अब इन्होंने इतना कुछ हेरा फेरी करी। उसके अलावा इन्होंने अपर कास्ट और लोअर कास्ट में भी भेदभाव करना स्टार्ट किया। तीसरी बात ये था कि जो हिंदू थे और मुस्लिम्स थे उनमें भी इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन करना इसी के बाद से स्टार्ट कर दिया था, ये रखना। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। इट वॉज इंक्रीजिंगली रियलाइज दैट वन बेसिक कॉज ऑफ द रिवोल्ट वॉज द लैक ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द रूलर एंड द रूल। सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि ये जो था वो बेसिकली लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कॉन्टैक्ट बेस हो रहा है। दैट्स अ हम्बल बिगिनिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आता है, फिर आपको पता है सिविल सर्विस में क्या होता है, ठीक है। ये सब बातें इनकी और पॉलिसीज जो थी इनकी वो सबको यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है वाइडिंग द गल्फ बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड, ठीक है, तो वही है। तो इसमें ये आता है कि इमोशनल आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट वर परहैप्स द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इमोशनल कैसे कंट्रोल करोगे आप, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट थे। रेशियल बिटरनेस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और वर्स्ट लेगेसी ऑफ द रेवोल्यूशन हम इसको बोलते पूरे स्ट्रगल को बोलते हैं, जो रेशियल बिटरनेस थी, ठीक है। एंड उसके बाद आते द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वॉज रीमॉडल्ड एंड बेस्ड ऑन द मास्टर रेस। ये अब वाइट मैन बर्डन का फॉर्मूला जो था बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे अपने ओरिजिन पे था। अब दिस न्यू इंपीरियलिज्म वाज जस्टिफाइड बाय द फिलोसफी ऑफ द वाइट्स मैन बर्डन, ठीक है। इसको जस्टिफाई भी कर देते हैं। एंड सिविलाइज्ड रोल ऑफ द इंग्लैंड इन इंडिया, द गल्फ बिटवीन द रूलर एंड द रूल्स वाइडेंड। अब इन्होंने कहा कि हम जो है कम करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बढ़ गई थी उल्टी। एंड इरप्टेड ओकेजनली इन द पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी डेमोन्स्ट्रेशन। और ऐसा नहीं है कि अभी भी जो 1857 से 1957 के बीच में कुछ हुआ नहीं हुआ, बहुत मेजर रिवोल्ट थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत एक्ट्स ऑफ वायलेंस यहाँ पर हुए, ठीक है। उसके बाद पूरे लेसन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया तो प्योरली हिस्ट्री थी, प्योर हिस्ट्री, जिसके बारे में हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके मेंस में और आपकी सोच को डेवलप करने में, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने का नज़रिया किस तरीके से बनाना पड़ता है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि पढ़ के छोड़ दोगे, नहीं। इस चीज़ में आपको बताऊँगा मैं किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। क्या ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, हाँ, क्या डिबेट्स रही है इनके बारे में, ठीक है। फिर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देखेंगे हम इसके अंदर। पहले इंटरप्रिटेशन 1 देखेंगे, ठीक, फिर इंटरप्रिटेशन 2 देखेंगे, सेकंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई फिर देखेंगे हम क्रिटिकल एनालिसिस जो इंडियन हिस्टोरियंस ने किया है इसका, ठीक है, आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन, ठीक है, इन्होंने। देन उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे, फिर आपका वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि अगला लेसन, यानी कि पार्ट 3। तो गाइस बने रहो। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ जो है शेयर कर दो, इन सबको सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। जितना हो सके उतना फैलाओ इन सब चीज़ों को। चिंता मत करो, मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, नोट्स में कोई कमी नहीं रहेगी। टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाना, सब आपको वहाँ पर अवेलेबल करा देंगे। और अगले लेसन जो है आप यहाँ से देख सकते हो ऊपर आई बटन में जा करके, ठीक है। सो गाइस और प्रीवियस लेसन बिल्कुल मत छोड़ना, और नेक्स्ट लेसन से पहले एक बार देख लेना चाहिए आपको जो पुराना लेसन था, फटाफट से इसको रिव्यू कर लिया करो से जो है दुगनी स्पीड पे करके, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।